अस्सलामुअलैकुम। सुबह का आगाज अच्छी अच्छी बातों के साथ और डेफिनेटली आप इंतजार कर रहे होंगे सिटी एट 10 का, क्योंकि होती हैं इसमें आपकी मकसद की बातें। जी हाँ, जो आप चाहते हैं वही हम डिस्कस करते हैं। तो आज के शो में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश भी कर देंगी और आप थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाएंगे और फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सब में रहेंगे। जी हाँ, लेकिन अभी ये सरप्राइज जो है वो डिस्क्लोज मैंने नहीं करना, क्योंकि अभी अगर सरप्राइज डिस्क्लोज कर दिया तो फायदा ही क्या। ये सरप्राइज मैं आपको पहले ब्रेक के बाद डिस्क्लोज करूंगी कि आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन है वो शादियों से ही रिलेटेड। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हमारे जो स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, आजकल बड़े लाइमलाइट में हैं और जो हमारे एक्स यानी साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, वो भी किसी से कम नहीं है। उनकी जो शोहरत है, उनकी जो क्रेज है वो भी किसी से कम नहीं है। शाहिद आफरीदी, बूम बूम शाहिद आफरीदी, जिनको कौन नहीं जानता, हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है, सब लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो जहाँ जाते हैं आज भी उनका करिश्मा जो है वो हर जगह है। तो वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे और कुछ डिनर वगैरह कर रहे थे और शाहीन शाह आफरीदी जो है वो उनको बता रहे थे कि भाई कराची वाले ना कराची वाले होते हैं, कराची जैसा कोई नहीं। जरा देखिए वो वीडियो में क्या कह रहे हैं। तो जनाब आपने देखा कि कितने मज़े से जो है वो लाला अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर डिनर कर रहे हैं और शाहीन शाह आफरीदी को वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ का खाना ऐसा होता है और यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह के होते हैं। तो हमारे जो स्टार्स हैं वो वाकई स्टार्स होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि वो जहाँ रहते हैं उस शहर को ओन करते हैं और हम भी कराची में रहते हैं। अब जितने भी मसले हो हमें ओन तो करना चाहिए। मरियम नवाज़ की बात करते हैं जी। मरियम नवाज़ जो है वो सीएम पंजाब है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स अगर हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ ना, तो क्या पर्सनैलिटी है उनकी। जब वो तैयार होती हैं तो बड़ी बड़ी मॉडल्स और बड़ी बड़ी एक्टर्स जो हैं उनको पीछे छोड़ देती हैं और कितनी प्यारी लग रही है इस वक्त मरियम नवाज़। उनके फोटोशूट्स हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं। देखिए जी, ये पर्पल ड्रेस जो है उन्होंने पहना हुआ है, फिर ये उनका गोल्डन ड्रेस है जो कि उन्होंने ज़ेबतन किया है। कितनी खूबसूरत, कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं और ये पिक्चर्स जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लोगों को यकीन नहीं आता कि भाई इतनी प्यारी कैसे लग सकती हैं, कितना इनके ऊपर सूट कर रहा है ये कलर, कितनी ये डिसेंट लग रही हैं। तो जनाब हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। और अगर ड्रेसिंग की बात हो या फिर सजने संवरने की बात हो तो मरियम नवाज़ के तो क्या कहने, जो भी पहनती हैं बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि मरियम नवाज़ का एक रेड कलर का ड्रेस था जिसमें वो किसी शादी में गई हुई थी। मेरे पास जब वो वीडियो अवेलेबल होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अच्छा जनाब, प्यारे तो हमारे यहाँ एक्ट्रेस भी हैं और हमारे एक्ट्रेस तो इतने प्यारे हैं कि पड़ोसी मुल्क से अगर कोई एक्ट्रेस आ रही हो ना तो वो कहते हैं कि भाई हम उनको वेलकम करते हैं, हम कोई कंपटीशन नहीं करेंगे लेकिन हम उनको वेलकम करेंगे। राखी सावंत ने अभी जिस तरह से लोगों से बात करना शुरू की, हानिया मैं आ रही हूँ, नरगिस मैं आ रही हूँ, तो इन सब ने क्या जवाब दिया, जिसमें नरगिस का क्या जवाब सामने आया है ज़रा आप देखिए। वेलकम टू पाकिस्तान राखी जी, हम आपका इस्तेमाल करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन आपका मुकाबला नहीं करेंगे। आइए, हम मेहमान नवाज हैं और मेहमान हमारे लिए रहमत होता है। बिस्मिल्लाह, हमारा घर आपके लिए हाजिर है। चले जनाब, तो आपने सुना कि वेलकम किया है नरगिस जी ने और वो कहती है कि भाई आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों से कोई मुकाबला नहीं होता। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कि लाइनर कैसे लगाया जाए और कैट लाइनर क्या है, कैसे लगता है, क्या ट्रिक है, जल्दी से देखिए। सो ये तो हो गया कैट लाइनर। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। हम आपके साथ में ज़रूर कोई ना कोई रिसर्च शेयर करते हैं। तो आज जो रिसर्च है इट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर पीपल। जो लोग मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनके हवाले से जो है ये रिसर्च सामने आई है। 2015 में जो है ये स्टडी किया गया था। ये रिसर्च जो है 2015 की है और उसमें ये कहा गया है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर में 20% लोगों में पाया जाता है। 2015 में एक जामे तहकीक की गई डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। उसके बाद ये रिसर्च जो है 10 अजला में की गई, जिसमें तकरीबन 5600 ख़ानदान शामिल थे। इस रिसर्च के मुताबिक नताइज इंतहाई तशवीशनाक सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर की बालिग आबादी का 45% नफ्सियाती दबाव का शिकार है और वहाँ पर एंजाइटी जो है लोगों में 35% है, जबकि 41% लोग जम्मू कश्मीर में डिप्रेशन का शिकार हैं और ये सूरत हाल आधी आबादी को मुतासर कर रही है। नफ्सियाती इलाज के माहिरीन की कमी देरीना तनाज़ा मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अब दर्दनाक इंसानी अलमिया बनता जा रहा है। तो ये तो रिसर्च जो मैंने आपके साथ में शेयर की कि वहाँ पर ये सूरत हाल है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। एंड दिस इज़ सो सैड। जो नरेंद्र मोदी है वो उनकी जो हुकूमत है वो जिस तरीके से मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में पेश आ रही है, वाकई इस हवाले से आलमी तौर पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज जनाब अब एक और चीज़ जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि पहले ब्रेक ले लूँ। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे याद आ गया है अचानक से टोटका। लोग वज़न घटाने की, वज़न कम करने की बहुत बातें करते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको वज़न बढ़ाना होता है। तो वज़न कैसे बढ़ाएं, इसका अचानक से टोटका मुझे याद आया और आज से मैं इस टोटके का नाम ही अचानक टोटका रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाने से पहले ज़्यादा सारी बातें याद आ रही होती हैं। इट्स अबाउट खजूर। तो वज़न बढ़ाने के लिए 5 खजूरें लें और उन्हें बग़ैर चीनी के दूध में डालकर शेक बनाकर पिएँ और ये नुस्खा आपके वज़न में इजाफा कर देगा। 5 खजूरें आपने लेनी है और फिर उनको आपने बग़ैर चीनी के दूध में डाल देना है और उसका शेक बनाना है। और फिर उसके बाद आप देखें कि अगर आपने वज़न बढ़ाना है तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो जनाब ये तो हो गया वज़न बढ़ाने का नुस्खा और मैंने आपके साथ में शेयर की ढेर सारी बातें। तो अब हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपके साथ में एक और यूनिक सी चीज़ शेयर करेंगे एंड इट्स अबाउट सिंगिंग कि किसने किसको दिया है ट्रिब्यूट। वेलकम बैक जनाब। हमारे ब्यूरो चीफ कराची ने हमें ज्वाइन किया है, महराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो है वो सिटी अपडेट्स शेयर कर लेते हैं आपके साथ में, फिर बात करेंगे टॉप स्टोरी पर। अच्छा, अब सिटी अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फ़्लाइट्स की, और फ़्लाइट्स जो है वो मनसूख भी हो जाती हैं और टाइम पर भी चली जाती हैं। लेकिन आज क्या सूरत हाल है जान लीजिए। आज से तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली जो परवाज़ें हैं, 2 परवाज़ें हैं वो मनसूख हैं और एक ताख़ीर का शिकार है। कराची से इस्लामाबाद सरीन एयर ER502 मनसूख हो गई, जबकि कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज़ PA200 मनसूख हुई है। कराची से लाहौर एयर ब्लू की परवाज़ PA402 1.5 घंटे ताख़ीर के बाद अब 1:30 बजे रवाना होगी। तो ये जो है वो अपडेट मैंने आपके साथ में शेयर की है। अच्छा, अभी कुछ ऐसा करते हैं कि आपके साथ में शेयर करते हैं हम ट्रेन। अच्छा, रेलवे जो है ना, रेलवे ट्रैक का इस तरह से हिसाब किताब होता है कि मोस्टली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ट्रेन जो है वो टाइम से ही जा रही हैं। अब आई डोंट नो कि जो लोग रेगुलर जाते हैं और ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा, लेकिन आज क्या सूरत हाल है ट्रेनों की आपको बताते हैं कि जी पीक आ रहा है। तो बात वही हो जाती है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, छुट्टियों के लिए जाते हैं और मामूल के मुताबिक जो है वो ट्रेनें आजकल जा रही हैं और कोई ट्रेन की जो है वो ऐसी समझ में नहीं आ रही कि कोई ताख़ीर जो है वो सामने आई हो। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम गोल्ड रेट्स की। तो गोल्ड रेट्स में आपके साथ में शेयर करती हूँ। फ़ी तोला सोना जो है वो 2700 रुपये सस्ता होकर 2,86,400 रुपये का हो गया है और 10 ग्राम सोना 2,315 रुपये सस्ता होकर 2,45,541 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $26 कमी से $2,741 फ़ी औंस का हो गया और 1 तोला चांदी 32 रुपये सस्ती होकर 3,363 की हो गई है। तो इसके बाद अब चलते जल्दी से आपने खाना पकाना होगा, दालों के रेट जान लीजिए। और मुझे जो है ना वाइट चने के आज पता करने रेट, वैसे तो स्टैटिक ही होते हैं क्योंकि कमिश्नर कराची के रेट्स है। तो दाल मूंग जो है वो 409 पर है, दाल चना 369 पर है, दाल मसूर जो है वो 295 है, दाल साबुत मसूर 279 एंड दाल माश 525 और वाइट चना 369 और ब्लैक चना 299, रेड लोबिया 600 और वाइट लोबिया जो है वो 409 है। तो ये सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करेंगे चिकन के रेट्स, जो कि हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एग, बीफ, मटन और फिश, ये तमाम तर रेट्स जो हैं ये हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं। फ़िश जो है वो 600 की हो गई है, मटन जो है वो 2000, मटन 2000 ओके, बीफ जो है वो 950 और अंडे जो हैं वो 240 रुपये दर्जन है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम जी कि करेंसी रेट्स क्या हैं। तो करेंसी हमारी स्क्रीन पर शो होगी और आप जान सकते हैं कि कैनेडियन डॉलर के ट्रिलियन डॉलर जो है वो कितने का है। इसके बाद हम आपके साथ में शेयर करते हैं आज मौसम कैसा रहेगा।
ये भी ज़रा जान लीजिए कि आज मौसम कैसा रहेगा। ये आप हमारी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि भाई हमारी स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद हम आपको मौसम का हाल भी बता देंगे। तो सिटी अपडेट्स में करेंसी के बाद आप मौसम का हाल जान सकेंगे। और अभी सेल्स की बात कर लेते हैं हम। सेल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लगी हुई है। अच्छा, आज फिर जो है सेल्स में आउटफिटर्स है हमारे साथ में, और आउटफिटर्स जो है वो कुछ इस तरह से है 50% ऑफ। स्टाइल और शूज़ पर भी 51% ऑफ है। और नकूश प्लस फ्राइडे जो है सेल ये 40% है। वाह भाई, अभी तक सेल लगी हुई है। इसका मकसद ये है कि अभी सेल चलनी है और जो लोग नहीं गए हैं वो चले जाएं और जाके अच्छे अच्छे ड्रेसेस वहाँ से लेकर आ जाएं। तो ये तो हो गई हैं सेल्स। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है चाइना की तरफ से। ये है मसनूई ज़हानत की बात। तो मसनूई ज़हानत की दुनिया में अब तहलका मच गया है। मतलब AI कहते थे ना कि AI अमेरिका ने बहुत पैसे लगा के AI बनाया, उसके बाद उन्होंने बिलियन डॉलर्स में बनाया, इन्होंने मिलियन डॉलर्स में ये काम कर दिया। और कहना चाहिए कि जो मालूमात है ना ये बिल्कुल आम कर दिए लोगों के लिए। यानी कि उन्होंने कहा नॉलेज इज़ फ्री। आपको शायद चैट GPT पे $20 या फिर मंथली कोई 200 या $100 शायद पे करने पड़ते हो। इसका एग्जैक्टली मुझे अमाउंट नहीं पता, बट चैट GPT एक तरफ और दूसरी तरफ आ गया है जी चीनी चैट बोट। मसनूई ज़हानत पर मबनी चीनी चैट बोट DeepSeek R1 ने चैट GPT को मात दे दी है। मतलब दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इन्वीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमरीकी टेक और AI कंपनीज़ के हिस्से में गिरावट देखने में आई है। टेक कंपनियों के 550 अरब डॉलर से ज़्यादा डूब गए हैं। $60 लाख की लागत से तैयार होने वाली चीनी चैटबोट की मकबूलियत से अमेरिका में मसनूई ज़हानत से मुतालिक ऐप्स पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर अब सवाल उठ गए हैं। तो जनाब ये तो हो गई वो AI के पैरेलल अब चीनी टेक्नोलॉजी। अब कुछ बात कर लेते हैं टॉप स्टोरीज़ पर। टॉप स्टोरीज़ जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि आज अगर हम बात करेंगे तो कल भी हमने देखा कि ताजरों ने जो है वो बिलावल भुट्टो से शिकायत की और बिलावल भुट्टो ने भी इस बारे में काफ़ी बात की कि भाई चुगलियाँ ना लगाया करें, आप जो भी बात हुआ करें वो रेलेवेंट कह दिया करें। तो अशरफ भाई कल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक गैदरिंग हुई जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये क्या आप लोग कर रहे हैं, आप लोग इधर उधर जाके चुगलियाँ लगा रहे हैं, रेलेवेंट जगह पर डायरेक्ट बात करें मुझसे, हम कराची की मसले हल करेंगे। भाई हुआ क्या कल? भाई देखें, मुसलसल हो रहा था सबसे पहले कि जो हम मुसलसल खबरें दे रहे थे हाँ। कि बिज़नेस कम्युनिटी अपनी शिकायतों की बात करते, मेयर कराची की बात हुई, दीगर हुई, क्योंकि कराची में काम नहीं हो रहा, वो उनको ये शिकायत है। 7 इंडस्ट्री जोन है, उनके सनतकार हैं। कराची चैम्बर है जो सबसे पूरे कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी नुमाइंदा जमात है। उन्होंने भी कई बार कहा मेयर कराची को, जो उन्होंने कल भी जावेद बिलवानी है कराची चैम्बर के सदर, उन्होंने भी अपने वो कहा कि जो नाराज़ थे तो उन्होंने बिलावल साहब ने बुलाया। इससे पहले बताऊं बैकग्राउंड ये था कि ये इनको आर्मी चीफ जब आए थे तो ये बिजनेस कम्युनिटी कराची की खास तौर से टॉप बिजनेस कम्युनिटी जो आर्मी चीफ से मिली, सही। आर्मी चीफ से 1-to-1 शिकायतें जिसकी हमने खबरें भी दी थी, गिले भी किए। मेयर कराची की शिकायत हुई, सिंध गवर्नमेंट की शिकायत हुई है, वो कहें कि ये काम नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा है, जो मंसूबे हैं वो ताखीर का शिकार हैं। तो ये उसके ऊपर फिर कुछ चीज़ें हुई, हलचल हुई, फिर सिस्टम की बात हुई थी। मिराज साहब सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त जानते हैं। अच्छा। तो सिस्टम ने तबाही मचाई हुई है ना कराची में, क्या पूरे सिंध में। उन सब की शिकायतें हुई थी तो वो थोड़ी सी चोट लगी थी। हाँ। तो उसके बाद नहीं, तो ये उस खबर का असर तो नहीं था कि वो जो उन्होंने कह दिया था कि जी आप एक्सचेंज कर लें, उसके फौरन बाद जो है वो हमने देखा कि मजाकन था। ये जो डिसाइड बता दूं कि बहुत सारे चैनल ने वो भी चलाया कि अतीक मीर साहब ने बोला तो ये मीटिंग हुई, इट फील कॉल्ड अराउंड यू टर्न ले लिया और फिर इस तरह की बात वो तो कर दिया उन्होंने। एक अपनी बात थी कि मजाकन बोल दी, लेकिन ये जो मीटिंग डिसाइड थी क्योंकि बिलावल साहब का शेड्यूल जो है बहुत टफ है। तो उसमें जो ये 8 दिन पहले इनको कॉल आई थी बिजनेस कम्युनिटी को, 8 दिन पहले। अतीक मीर ने 2-3 दिन पहले बोला था, 8 दिन पहले उनसे टाइम लेके सबको इनवाइट दिया था। जगह हुई थी डिसाइड कि कहाँ पे मिलना है, और सबको कहा था कि इस टाइम और लॉन्ग बैठक होगी, और लंबी बैठक भी हुई। उसे उनके सबको बोलने का मौका दिया गया। फिर बिलावल साहब आए, मतलब वज़रा भी आए, फिर मुराद अली शाह साहब आए, आखिर में बिलावल साहब आए, जिसमें बहुत सारी बातें हुई। और उसमें उनकी गिले शिकवे भी सुने। और उन्होंने कहा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिलावल जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि भाई जो भी आपको शिकायतें हों मेरे वज़रा की या ब्यूरोक्रेट्स की, इन सब की, तो मैं बैठा हूँ, मुझसे रब्ता करें और डायरेक्ट 1-to-1 हो, और हम हर 3 महीने बाद ऐसे ही बैठेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है बल्कि। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शिकायत हो वो तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे करें, और जाके चुगली ना करें ना, तो चुगली से बात ही बढ़ती है। तो अब ये एक उन्होंने एक माहौल को वो करने के लिए भी, और साथ में सबसे अहम इशू जो
मिराज साहब ने भी कई बार खबरें दी हैं कि आपका कब्जा माफिया। हाँ। कराची शहर में आप सोचें कि 7 अजला हैं, 7 अजला में कोई भी अजला ऐसा नहीं है जहाँ कब्जा लैंड ग्रैबिंग नहीं हो रही हो। सही। तो वहाँ आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी, आज हमने कोशिश की थी लेकिन उनकी आज इंगेजमेंट बहुत है कि वो आ जाएं, कि इमरजेंसी में उनको कॉल की थी कि आ जाएं। तो उन्होंने जो कहा कि कराची में कब्जा माफिया का राज है, हमारी इनसे जान छुड़ाई जाए, और उन्होंने कैटेगोरिकली उसमें जगहों के नाम दे दिए कि कौन कौन लोग मुलव्विस हैं। अच्छा, तो उस पे बड़ी स्टोरी है। जी, बिलावल साहब ने उस पर नोटिस लिया। उसी वक्त आईजी साहब को कहा कि मुराद अली शाह को, जो हमारे पार्टी के और वो भी हैं और सीएम है पीपल्स पार्टी के सिंध के, उनको कहा कि आईजी सिंध को हिदायत दें कि एक सेल कायम करें जो बिजनेस कम्युनिटी की इस से मुतालिक कब्जा माफिया इन सब के जो इशूज़ हैं उसको हल करने के लिए आईजी साहब खुद आएँ। अब ये पहली बार है कि उनको नज़र आया कि हाँ भाई ये सच बात बोल रहे हैं, इनके जो बातें हैं उसको। उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो सेल काम करेगी और उसकी इंफॉर्मेशन डाटा मेरे पास शेयर हो। और कह रहे हैं ग्रुप बना रहे हैं, वो ग्रुप में डाल के उनको अपडेट मिलेगी। सीएम ने भी कह दिया एक ग्रुप बनाए और इनकी शिकायतें डालें, उनको खुद नोट करूंगा। और उनके भी काम बढ़ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आएँ, हम बैठे हैं, अगर हमारे इदारों से वो है। उन्होंने बिलावल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे भी पसंद आई। उन्होंने कहा देखें भाई ये वाली जो बताऊं इसमें भी फिर मेराज भाई को मैं तंग कर रहा हूँ। मेराज भाई बहुत ज्यादा खबरें आपकी तरफ मुड़ रही हैं। मेराज साहब से पूछे, भत्ते से परेशान थे, कराची बंद होता था, कराची में कत्ल होती थी, कराची में जो है स्ट्रीट क्राइम सब कुछ अभी भी है, लेकिन एक दौर था जो बहुत डेंजरस था, जो कि क्राइम रिपोर्टर्स के लिए कवरिंग करना भी इतना था कि स्ट्रेट फायर होते थे। सही। अब उन्होंने कहा ना, उन्होंने बिलावल ने एक मजाकन कहा ना मैं बता लेता हूँ, ना मैंने पैसे मांगे, जो लोग पैसे मांगते थे सही। अब वो आप उनको सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें, हमें स्ट्रॉन्ग करें, हम आपके लिए काम करेंगे। उन्होंने एक मिसाल दी जो लियारी एक्सप्रेसवे के बाद मलीर एक्सप्रेसवे बनाया, तो स्टेट ऑफ आर्ट। और जो मैं कहता हूँ, कल मुराद अली शाह ने खुद कह दिया कैटेगोरिकली कि कराची टू हैदराबाद वो मोटरवे नहीं कहेंगे भाई, यूँ हाँ कहेंगे भाई, अगर वो कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ, अपने गाँव गया हुआ था, आया हूँ, तो कह रहे कहीं से वो मोटरवे नहीं है भाई, माजरत के साथ। तो वफाक को भी शिकायत की कि भाई हमारे साथ बैठें, आपका काम है मोटरवे बनाना, तो कराची से जो वहाँ तक है तो एक्चुअल मोटरवे बना के दें। एक्चुअल मोटरवे जो है वो डेफिनेटली बननी चाहिए। मेराज भाई इनसाइड स्टोरी तो बता दी अशरफ भाई ने, ये बताएं जो बता रहे ना अशरफ भाई कि आपको पता है टेक्निक या आपको पता है सिस्टम, ये क्या है? क्योंकि अब शिकायतें तो हो गई, अब मीटिंग भी हो गई, अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है एक अच्छे जेस्चर के साथ ताजरों को कह भी दिया भाई डायरेक्ट आए, डायरेक्ट बात करें, और उन्होंने ये भी कह दिया मैं भत्ता नहीं लेता। मतलब जो ये काम कर रहे होते हैं या करते थे आप लोग उनके साथ तो कोऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन अब अगर वो कह रहे हैं कि भाई मैं करना चाहता हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व, तो क्या है मतलब इसकी? देखिए अच्छी बात है, प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको मिलना पहले मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था। सही। अजय शहर के साथ बदनसीबी ये रही है कि पिछले अदवार में जो लोग ताकत में थे वो भी पैसे ले रहे थे। सही। अच्छा, जो गुज़िश्ता कई सालों से ताकत में हैं वो खुद तो जाहिर सी बातें नहीं ले रहे, लेकिन जो नीचे वाले हैं उन्होंने भी इसी तरह जीना हराम किया हुआ है इन ताजिरों का, कारोबार करने वालों का, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों का, बिल्डर्स का, हर तरह से। क्योंकि देखो हमारा कराची जो है माशाल्लाह माफियाज का शहर है। हाँ, कल मैंने बताया ना कि कितनी कैटेगरी के डाकू हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ ठेले से लेके बिल्डर माफिया तक है, ठीक है ना। जो ठेला जमीन पे लग रहा है वहां से शुरू होता है और उसके बाद 24 मंजिला और 30 मंजिला बिल्डिंग तक के। तो मामला यह है कि माफियाज तो मुख्तलिफ सूरतों में हमेशा से काम करती रही हैं और ताकतवर भी रही हैं। बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम इस शहर में जो है वो आज की बात नहीं है, माजी में भी ऐसे सिस्टम रहे हैं, अब भी यही सिस्टम है। बात यह है कि सिस्टम अब थोड़ा सा सामने आ गए हैं, लोगों को पता चल गया सिस्टम के बारे में कि एक डिपार्टमेंट है सरकारी, उसमें एक आदमी को आपने जिम्मेदार बनाया और उसने पूरा जितना काम करना था ना उसने अपनी साइनिंग अथॉरिटी से किया, ठीक है। अब पीछे मुबैना तौर पर उसने किस किस को क्या क्या पहुंचाई, उसके अपने मामला है, उस पर कभी इंक्वायरी हुई है, लेकिन कभी भी एंटी करप्शन इंक्वायरी करे या नैब इंक्वायरी करे, उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। सही, ठीक है ना। तो बहरहाल अब हम तो कराची में रहकर या हमारे कराची के ताजिर वो भत्ते से, सिस्टम से, माफिया से मुसलसल हालत जंग में है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी हालत जंग में ही रहेंगे। अच्छा, इस वक्त तो अब तो एक्सक्लूसिवली बिलावल भुट्टो ने कहा है ना कि भाई अब आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, यू कैन कम टू मी और मैं डायरेक्टली उस चीज़ को सॉल्व करूंगा। तो ये तो फिर इतना तो फिर मौका थोड़ा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए और उसकी नौबत भी इसलिए आई कि जाहिर सी बात है जब बातें
सूबे से बाहर जा रही थी, हाँ। विफाक की जानिब जा रही जाहिर सी थी, बात तो है। देखिए जिसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर मेरे घर में कोई मामला है हाँ। तो पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको देखूं, Solve और करूं। मैं उसको नहीं देख रहा, सरफे हाँ। नज़र कर रहा हूँ, सही। तो फिर जाहिर सी बात है मेरे घर वाले बाहर मेरे जो है दीगर जो बड़े रिश्तेदार हैं उनके पास जाएंगे ना। मुझे इसकी कंक्लूजन ये लगती है कि हाँ। कराची के ताजिर जो है उनको ये आइडिया पहले नहीं आया था। ये आइडिया पहले अगर आ जाता ना तो ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाता। हालांकि अशरफ भाई ने कहा है नहीं ऐसी बात नहीं, ये मीटिंग पहले से तय थी। लेकिन भाई देखिए जो मुख्तलिफ सहाफ़ी होते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की राय होती है, तो मैंने इसके ऊपर ये कंक्लूजन दिया है कि आज ताजरों को अगर ये आइडिया पहले आया होता तो ये मसला जल्द सॉल्व हो जाता। वेलकम बैक जनाब। टॉप स्टोरीज तो चलती रहेंगी, लेकिन कुछ और भी चल रहा है और वो है पड़ोसी मुल्क में। और पड़ोसी मुल्क में हुआ एक कॉन्सर्ट जहां पर अलिशा चन्नाई ने ट्रिब्यूट दिया है हमारी लेजेंड सिंगर नाजिया हसन को। सर देखिए कैसे इन्होंने सॉन्ग परफॉर्म किया। चलिए जनाब, वाकई इस तरह के अगर जो लोग हमारे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देते हैं ना तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि वाकई हमारे जो लेजेंड्स हैं अगर नहीं भी दुनिया में मौजूद हैं तो भी उसके जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं और प्यार करते हैं। जनाब ये इवेंट तो हो गया पड़ोसी मुल्क का, हमारे मुल्क में भी एक इवेंट हुआ है। ज़ुबैर राशिद ने उस पर डिटेल रिपोर्ट बनाई है। इट्स अबाउट ब्रिटिश कौंसिल की जो काउंसलर हैं उनके हवाले से। चल के देखिए ज़रा तकरीब कैसी रही। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के एजाज में अलविदाइया। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन कराची में खूबसूरत शाम का इनेकाद। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने के एजाज में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन कराची में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने ने कहा कि कराची के अवाम की जानिब से दी गई मोहब्बत और खुलूस की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। Karachi. It's been a dream posting for me. I've had some wonderful postings, but Karachi has made it. And I think what makes Karachi so very, very special is the people here and the immense energy that the city produces, both in business, both in trade, education, culture, food. It has been a pleasure of my life to have served here, and I will miss it. सारा मोने ने कहा कि मलका एलिजाबेथ दोम की वफात पर कराची के अवाम ने मलका से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। I think too, later, a few months later, with a bizarrely similar set of people to my first meeting, we were there when the Queen died, and I think Karachi showed itself such a friend to the UK over the course of the next few weeks. It was heartwarming. मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, सूबाई वजीर शर्जिल मेमन, नासिर हुसैन शाह, जुल्फिकार अली शाह समेत समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने की सफारती खिदमात का एतराफ किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल वजारत खारजा पॉलिसी इरफान सोमरो, कौंसिल जनरल ओमान, तुर्किया, श्रीलंका, जापान, जर्मनी समेत नसरीन जलील, यासिर हुसैन, निदा यासिर, निसार खोड़ो, फैसल सब्जवारी, मदीहा नकवी समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। तो जनाब ये आपने एक्टिविटी देखी और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी थी जहाँ पर एक्टर्स भी थे, एक्ट्रेसेस भी थी, डिप्लोमेट्स भी थे और पॉलिटिशियंस भी थे और एक अच्छी गैदरिंग थी सारा मोनी के हवाले से। और उन्होंने भी बड़े गुडविल जेस्चर का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मुझे भी बड़ा यहाँ पर रहकर बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जनाब एक और बड़ा तारीखी इक़दाम हुआ है और ये तारीखी इक़दाम जो है ये है स्टेट बैंक का तारीखी कदम कह लें, इसको इक़दाम कह लें। ईजी पैसा पाकिस्तान का पहला डिजिटल बैंक बन गया है। इसके ऊपर काविश मेमन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये देखिए फिर इस पर डिस्कस करते हैं। स्टेट बैंक का बड़ा इक़दाम, इजी पैसा को पाकिस्तान के पहले डिजिटल बैंक का लाइसेंस दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल बैंकिंग से मालियाती शमूलियत में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। देहातों में डिजिटल बैंक मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। SMS की नमू के लिए खुश आइन साबित हो सकते हैं। Today, on this historic occasion, as we celebrate a defining chapter in Pakistan's financial history by awarding the very first digital retail bank license to Easy Paisa Bank Limited. This moment represents our collective aspirations to empower our people by embracing technological innovation and transforming the way financial services are accessed and delivered in Pakistan.
CEO इजी पैसा झांजेब खान बोले कि साइबर क्राइम पर हमने 2 साल में बहुत काम किया है। इजी पैसा का नाम लेकर धोखाधड़ी की जाती है और रकम बटोर ली जाती है। सार्फिन को बताना चाहते हैं कि इजी पैसा आपको कभी कॉल नहीं करता। FIA के साथ मिलकर जालसाजों के खिलाफ काम कर रहे हैं। On behalf of EasyPaisa management team and bank, we put together a short video of the impact we have made already in Pakistan, some of the product suites we are about to introduce, and then the unveiling of our new name and logo, which I would like to play. Thank you again on behalf of EasyPaisa management team for giving us this opportunity. We are again honored and look forward to collaborating with you. जमील अहमद और झांजेब खान का कहना था कि डिजिटल निज़ाम में मुंतकली के लिए मिलकर काम करना है ताकि शहरियों की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। तो जनाब, आपने काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखी और इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अब इजी पैसा को जो है वो पहले डिजिटल बैंक का दर्जा दिया गया है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? अशरफ भाई ज़रा हमारे साथ में शेयर करें कि इसके क्या फ़ायदे होंगे और आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा पहुँचेगा। जी सबा ये देखें, जो हम डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले मईशत को डॉक्यूमेंट करने की वजह दस्तावेज़ करने की, यानी कि आप रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे मैं और मेराज साहब बैठे हुए हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेराज साहब, मैं नॉन फाइलर हूँ, मेराज साहब फाइलर हैं। अब हम पैसे की ट्रांजेक्शन करेंगे तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड होगा इजी पैसे से, उसी से ही मोबाइल अकाउंट खुलेगा। अब मैंने इनसे 10,000 रुपये मैंने जो है ना इनसे लिए, तो रजिस्टर्ड आ गया कि ये रजिस्टर्ड जो है बंदा फाइलर, उसे नॉन फाइलर को दिया, तो मैं भी रजिस्टर्ड हो गया। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा, पूरी दुनिया में डिजिटल बैंकिंग जो है ना, जिसे बोलते हैं प्लास्टिक मनी, वो बढ़ गई है। तो हमारे पास ये है कि मोबाइल बैंकिंग है, मेरा अकाउंट है इजी पैसे का, इनका है, हम तीनों का है, हम अलग अलग जगहों पे। अब हमने ट्रांजैक्शन की तो इस ट्रांजैक्शन का फायदा ये है कि वो ट्रांजैक्शन पहले कैश में होती थी तो पता नहीं चलता था पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, जिसे कैश इकोनॉमी कहते हैं। ये है डिजिटल बैंकिंग जो रजिस्टर्ड है। आपने पैसे मुझे 10,000 दिए, 10,000 में से मैंने इनको दी, तो सब रजिस्टर्ड हो रहा है ना। सही। अब ये कनेक्टिविटी है इसकी स्टेट बैंक से। सही। अब जो मॉनिटरिंग है FATF, तो उसने ये कहा था, तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। सही। जिसमें आपके जैसे फ्रॉड का भी कहा, रिपोर्ट में आपने सुना कि इजी पैसे के नाम पे लोग फ्रॉड करते हैं। उन्होंने कहा कि इजी पैसा से कभी किसी को कॉल नहीं आती है, ये भी लोगों को जरा थोड़ा सा ना कोई मैसेज भी नहीं आता है। तो इसमें ये है कि इजी पैसा है या कोई भी डिजिटल अकाउंट दोबारा स्टेट बैंक क्लियर करता है, कोई भी बैंक आपसे आपका डाटा नहीं ले सकता, आपका अकाउंट नंबर नहीं ले सकता। और फिर से मैं कहूँ, जैसे मेरा अकाउंट है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि मेरे फादर नेम नहीं, मदर नेम। अगर मैं, हम लोग जानते कब से हैं आज टीवी और ये सारा, तो वहाँ से मेरी माँ का नाम आपको नहीं पता होगा। सही, बिल्कुल। अशरफ की मदर कौन है। आप कितने भी पुराने कुलीग्स हो, कितने भी आपके फ्रेंड्स हो पुराने, लेकिन डेफिनेटली समहाउ मदर नेम नहीं पता होता, कोई बताता भी नहीं है। तो ये आपकी सेफ्टी फीचर्स होते हैं। और वो ये बोलता है स्टेट बैंक कि आप अपनी जो है ना अकाउंट नंबर, CNIC, अपना पिन कोड, ये सब कोई बैंक नहीं पूछता है। और हमारे यहाँ लोग इतने सादा हैं, वो दे भी देते, फिर बोलते मेरे पैसे निकल गए। अब क्या आ रहा है कि अब मेरा साहब ने एक रिपोर्ट भी की है, उसके ऊपर वो जो लिंक आता है और आपको कहते हैं फ्री में। और मेरा बस सिंपल है एक फार्मूला, मैं सबको ये कहता हूँ, भाई इस दुनिया में कोई चीज़ भी फ्री नहीं है। ना दूध, ना दही, ना पानी, आपको सब कुछ पैसे दे के खरीदना पड़ता है। वो आई गेस वो जो लिखा होता है उन्होंने के नीचे डिस्क्रिप्शन में कि ये फ्री में, शायद मैं पहले महराज भाई से पूछूंगी भी थोड़ी देर में कि ये क्या वाकई कोई हैक है? जी, हैक या क्या आप है? क्लिक करेंगे तो OTP क्लिक करेंगे, आपका जो ऑनलाइन है वो सारा डाटा उसके पास चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे। ओके महराज भाई, ये जरा सा बताएं, ये लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस दें इस बारे में कि इजी पैसा से एक तो कॉल नहीं जाता, अभी अशरफ भाई ने बताया कि मैसेज भी नहीं जाता। लोग अब, क्योंकि अब ये पहला डिजिटल बैंक बन गया है, तो अब किस तरीके से इसको यूज़ करें, क्योंकि अब इसकी अहमियत और यूज़र्स जो है और डेफिनेटली बढ़ जाएंगे इसमें। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि चलो ठीक है जी, अब इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो क्या क्या हैक्स हैं जिनसे बच सकते हैं आवाम? देखिए जी, अब AI का दौर शुरू हो चुका है। हाँ। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं ना, तो दुनिया तो पॉजिटिवली इस्तेमाल करती है। सही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम आते ही उसकी नेगेटिविटी जो है ना उसको तलाश कर लेते हैं कि इससे फायदा क्या उठा सकते हैं, नुकसान कैसे पहुंच सकता है। इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि आपका अपना कज़न आपको कॉल भी कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, और आप उसको पहचान रहे हो, सलाम दुआ भी हो रही है, उसी में ट्रांजेक्शन के मामला भी आ गए। तो लोग इसमें भी बहुत सारे बेवकूफ़ बने। सीधी सी बात है, जो अशरफ भाई की बात को मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई मैसेज आता है कि भाई आपकी मोटरसाइकिल निकल आई है, आपके पैसे निकल आए हैं, आपके फला चीज़ में निकल आए हैं, आप इस पर क्लिक करें, आप हमसे रब्ता करें। तो आवाम को ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोई कुछ नहीं देगा,
सिर्फ फ्रॉड है, और ये फ्रॉड इस कदर बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि आपको भी कभी ऐसे मैसेजेस आएंगे। बिल्कुल, हाँ, मुझे आए, आपकी बाइक निकल गई है, आपके 2 लाख रुपए निकल गए, भाई मुझे आए मैसेजेस। महफूज नहीं है, कोई बिल्कुल इससे महफूज नहीं, क्योंकि देखिए गुर्बत और महंगाई ने ऐसा कर दिया है, उसके बाद लालच वाले उनसर भी हैं, तो उसमें वो जो मास्टरमाइंड किस्म के लोग होते हैं ना, और पता है आपको अभी यहाँ पर पुलिस ने कई केसों में ऐसी तफ्तीश की है। फोन आया कि आपका बेटा जो है हमारे पास है फला थाने में और उसने ये कर दिया। अच्छा। अब आप परेशान हो रहे हो, उसने बोला ठीक है आप एक काम करो, इतने पैसे इजी पैसा कर दो तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अच्छे एक डॉक्टर की मैं मिसाल दूंगा, गुलशन मेमार के एक डॉक्टर साहब थे, पढ़े लिखे अच्छे, उन्होंने 35,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। 5 मिनट बाद उनका बेटा घर पे आ गया, उसने बोला कहाँ थे, बोला मैं तो खेलने गया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के स्कैम चल रहे हैं। इन स्कैम से आपको खुद होशियार रहना है, और ये मोबाइल फोन जो है ये आपको आसानी के लिए जो दिया गया है, इसमें अगर लोग आपको मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस भेज रहे हैं, या बैंक के नाम पर भेज रहे हैं, या इजी पैसा के नाम पर भेज रहे हैं, या किसी भी नाम पर भेज रहे हैं, तो उसमें आप एहतियात से काम लें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कम से कम मशवरा कर लें, लेकिन क्लिक ना करें खुदारा। क्लिक और इन तमाम तर फ्रॉड से और इन तमाम तर चीज़ों से जो है ना वो बचना ही चाहिए। ये बताएं कि ये हमारे जो मुल्क में जो इंतज़ामिया है, जो इसकी जो रेलेवेंट महकमा है, उसको क्या हो गया? मतलब उसको ये केसेस नज़र नहीं आ रहे, जिन्ना हॉस्पिटल के केसेस नज़र नहीं आ रहे, उसको आम क्लिनिक्स के केसेस नज़र नहीं आ रहे, लोगों की चीखो पुकार उनको सुनाई नहीं दे रही, या शहर में CCTV कैमरास ख़त्म हो गए। जब ये इस तरह के हादसात लोगों के सामने हो रहे हैं तो आंखें बंद हैं सबकी। 2 मसाइल हैं। क्या? एक मसला वो है कि आप देखें कि जो कमर्शियल मार्केट्स वगैरह होती हैं, छोटे छोटे इलाकों में कसाई की दुकानें भी होती हैं, वो लोग ये जो आवारा कुत्ते होते हैं जी, कोई उनको खाने के लिए कुछ डाला है, कोई गोश्त डाला है, कोई कुछ डाला है, कुछ डाला है, मुझे सवाब मिलेगा। 1500 केसेस, सवाब मिलेगा। 150 केसेस क्लिनिक्स में। हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मैं उसकी वजह पे आ रहा हूँ ना। आपने कुत्तों को गोश्त खिला के गोश्तखोर बना दिया। सही, ठीक है जी, गोश्त की दुकान, लेकिन वहां से तो वो फिर एनिमल लव और वो पेट लवर्स और वो जो फिर एक इंसानियत का पहलू है ना, वो भी तो सामने रखते हैं ना। वो क्या करेंगे फिर? मैं बताऊँ। अच्छा, वो एनिमल लवर हो गए। 8 बजे जनाब कसाई की दुकान बंद हो गई। ठीक है। अब रात को 8 बजे से लेके सुबह और दोपहर तक जो है वो कुत्ता घूम रहा है वहां पर, और उसको भूख भी लग रही है, और उसको आदत है गोश्त खाने की। ठीक है, आप मेरे पास आता है, आपकी तरफ आता है, तो हम उसको धुतकार देते हैं। सही, हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो लोगों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कुत्ते और जंगली कुत्ते जो हैं, इनको इतना ज्यादा जो है वो खिला पिला के आप तवाना ना करें, जो कि आप ही को काट लें। ठीक है, वो वैक्सीनेटेड भी नहीं होते, वो आवारा कुत्ते होते। चले जो पालतू कुत्ते होते हैं वो तो सिनेरियो उनका अलग है ना। अच्छा, और दूसरा मामला यह है कि माशाल्लाह से देखिए पेट लवर्स होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन भाई देखो अमेरिका में हो ना, या किसी बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में हो, शहर में हो, तो आप पेट लवर हो। इसको सब पेट लवरशिप है आपकी। आप ये बताएं वो कौन सी NGOs हैं जिनके दिलों में इतना रहम है कि आज से 5-6 साल पहले तक ये कुत्ते आपको इतने नजर नहीं आते थे। हम हर दफा देखते थे कुत्ता मार मुहिम चल रही है, कुत्तों को मारा जा रहा है, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, काटने के वाक़यात कम थे, रेबिस की शॉर्टेज नहीं होती थी, सारे मसले हल थे। लेकिन कुछ साल पहले कुछ NGOs ने इस चीज़ को उठाया, कोर्ट तक पहुंची, अदालतों तक पहुंची कि ना इनको नहीं मारना। अब क्या हुआ, जो सरकार थी जिसका काम था इन कुत्तों को मारना या वैक्सीनेशन करना, इनकी या जो भी करना, उनके हाथ पांव बंद गए, और उनको पहले ही वो काम नहीं कर रहे थे। भाई उनको वैक्सीनेटेड कर दें, उनको एक प्रॉपर जगह फराहम कर दें। ठीक है, किसी भी एनिमल हो, इंसान हो, किसी को भी हर्ट करना ठीक नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो करें, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, लोग इससे मर रहे हैं, रेबीज का शिकार हो रहे हैं, पूरी फैमिलीज परेशान हो रही हैं। वेलकम बैक। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि रेबीज़ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और बात यह है कि सारी कि कौन इंतज़ामिया, कैसे इंतज़ामिया, कहाँ है इंतज़ामिया। बच्चे उनको कुत्ते काट रहे हैं, लोग वो क्लिनिक्स में जा रहे हैं, बस केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। अशरफ भाई आपने फिल्में देखी होंगी बाहर की, और डॉग कैचर होते हैं। सही, चाहे कनाडा में जाएं, अमेरिका में जाएं, UK में जाएं, तो डॉग कैचर वो घूम रहे होते हैं। अगर डॉग घूम रहे होते हैं तो खतरा ये होता है कि उनको मारते नहीं है, उनको खतरा ये होता है कि किसी इंसान को ही काट नहीं दें। सही, ठीक है, तो उसके लिए डॉग कैचर उनको पकड़ के लेके जाते हैं, फिर उनकी वैक्सीन वगैरह ये सब करते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, एक सूरत में हो सकता है कि मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ना करे ये हो, मगर मेरी ख्वाहिश है, मैं देखूंगा कि कोई मिनिस्टर, कोई VIP उसके बच्चे गाड़ी से उतरे और ये जो गली के जो आवारा कुत्ते हैं, उनको काटें। फिर मैं पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है।
अभी जो हमने खबरें दी, जैसे कि अभी कुछ छोटे छोटे इलाकों में आप पता है लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, लियारी में जाएं तो 10-10, 12-12 ऐसे खूंखार कुत्ते घूम रहे होते हैं ना, और बच्चों को भमोड़ते हैं। एक आम आदमी से पूछे, मोहब्बत करते होंगे लोग, मैं भी करता हूँ भाई, सब करते हैं, लेकिन वो 2 बच्चे जो मासूम बच्चे हैं उनको 12 कुत्ते अगर भमोड़ेंगे तो आपकी मोहब्बत कहाँ होगी? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वीवीआईपी अगर उसका बच्चा गाड़ी से उतरा, हम लेट सपोज हम कोई वीवीआईपी जगह तारिक रोड बोलते हैं वहाँ, अब वो कुत्ते वहाँ पे भी देखा है आप घूम रहे होते हैं, वो डॉग कैचर जो यहाँ पे इदारे मौजूद हैं वो तो नहीं पकड़ रहे। अब वो बच्चा वो भूखा हो, जैसे इन्होंने पूरा एक फिल्म बताई, भूखा है, घूम रहा है, बच्चे गए कहीं खाने पे जा रहे हैं, तारिक रोड गए, 9 बजे वो उतरे कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, बच्चे उतरे, वालिद साहब इधर से, वीवीआईपी ना, और बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो आप पता है क्या होगा? फिर आप देखिएगा ऑपरेशन शुरू होगा, ऐसा ऑपरेशन होगा, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम और ये कुत्ते जैसे घूम रहे हैं, इनके ये लोग जब तक इनके वीवीआईपी और किसी को वीवीआईपी किसी वजीर के बच्चे को गोली नहीं लगेगी ना, जब तक उनको नहीं पता चलेगा कैसे आप अभी आप सोचें कि 3-3 एक दिन में नौजवान को मार रहे हैं, मतलब खबरें आती हैं दिन भर, हमें भी वो होता है, मतलब दिल दहल जाता है, सुन के हैरत होती है कि किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं। उसकी फुटेज देखी मेरी, मतलब आप सोचें कि उसके सर में गोली मारी है यार, आप उसके एक्सट्रीमिज्म देखें, स्ट्रीट क्या लेके जाएगा भाई? आप मोबाइल ले जाओगे, पर्स ले जाओगे, बाइक ले जाओगे, गाड़ी ले जाओगे, आपको किसने हक दिया है कि आप उसको यहाँ पे? इसका मतलब कितना आप सोचें कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे गोली मारी है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और उनको फिर क्या करना चाहिए? अभी और खबरें आ रही थी जो हमारे क्राइम रिपोर्ट पकड़ के लोग, अब क्योंकि पैनिक बढ़ रहा है, ये पुरानी बात बताऊं, 2013 में 12 में नौरताबाद में हुआ था 5 स्टार पे, 2 क्रिमिनल को पकड़ा था, जला दिया था, उन्हीं की बाइक पे वो पेट्रोल निकाल के जला दिया था, फिर लोगों ने बोला ये जला रहे हो, वो भाई वो खुलेआम मार रहे हैं किसी के बच्चे को, किसी के बाप को, किसी के बेटे को, वो अब आप फेडरल बी एरिया वाला वाकया देखिए, बैक टू बैक हो रहे हैं। अब पुलिस माशाल्लाह से कितनी है पुलिस भाई, 108 थाने हैं, 15,000 18,000 पुलिस वाले हैं, वीवीआईपी पे तो फुल सिक्योरिटी लेके गन लेके घूम रहे हैं। आप जाएं शराय फैसल पे, पीछे कितनी दफा इन्होंने खबर चलाई, मेरी इनसे लड़ाई होती है, कहते हैं उन्होंने बोला आपको पता है कानून क्या कहता है कि मैं अगर गन लेके बैठा हुआ हूँ ना या क्लैशनकोफ लेके बैठा हूँ, यू कैन नॉट जो है आप किसी के ऊपर यूं करके पीछे गाड़ी में बैठ के पब्लिक जा रही हूँ, आप गन की नाल आप किसी पे भी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने जब आईजी आए उनको बोला है कि आप इनको बताएं कि ये कानूनी जुर्म है। अगर मैं बाहर होता ना, इन लोगों के पास सू कर देता, ये जिंदगी भर जेल से नहीं निकलते। आप किसी पे गन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे वर्दी पहन के पीछे बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं, डाला जा रहा है भाई, डाला 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 करते हुए पीछे जा रहे हैं, वो गन लेके यूं जा रहा है। आपने देखा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये किसी को इजाजत नहीं है कि यहाँ पे वो हमारे लिए हैं, वो गन लेके जा रहे हो तो आप देखें खुदा ना खास्ता कोई गड़ा आ जाए या कुछ हो जाए, उसने रखा हुआ चल जाए, कितनी दफा हुआ है मेरा, बिल्कुल ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप अचानक गोली चल गई या बटन दब गया। और इन लोगों को क्या है कि वो साहब बैठे हुए हैं भाई, वो साहब मेरे टैक्स के पैसे से उस वर्दी पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अपने पैसों से नहीं बैठे हुए, वो जिस तरीके से घूमते हैं, आप एक पुलिस वाले जो बोलते हैं ये उनसे पूछें, इतने हाई प्रोफाइल पे बैठे हुए हैं सारे, किसके पैसे से बैठे हुए हैं? कराची टैक्स देता है, उस टैक्स के मैं सैलरी, मेरी सैलरी से टैक्स कटता है, आपकी सैलरी से इनकी सैलरी से टैक्स, मेरी सैलरी से जो टैक्स कट रहा है वो आपको मिल रहा है, तो आप आवाम के जो है ना नौकर हैं, ठीक है, मालिक नहीं है। आप पब्लिक सर्वेंट होते हैं, आपको कम से कम इतनी सर्विसेज तो देनी चाहिए कि लोगों के बच्चों को अगर कुत्ते काट रहे हैं तो कम से कम आप इंतजामिया को मुतारिक करके इसका कोई सोल्यूशन, कोई हल तो जो है वो तो लोगों के साथ में शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो आसानी हो। अच्छा जनाब, अभी कुछ जान लेते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल, और ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है ये हमारे करस्पॉन्डेंट जो है हमें बता रहे हैं। आज क्या है ट्रैफिक, मामूल के मुताबिक है या कहीं जैम भी है? जी सबा, कराची में सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है, जो कि अमूमन सुबह के तौर पे जो है हमें ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि सुबह के औकात में जब दफ्तर जाने के लिए लोग शहरी अपने घरों से निकलते हैं तो अमूमन ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं इलाकों की, तो अगर बात की जाए जिसमें सबसे जो ज़्यादा ट्रैफिक की जो सूरत हाल जाम होती है वो हमें यूनिवर्सिटी रोड पर नज़र आती है। सफूरा से लेके जेल चौरंगी तक जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है। उसकी मेन वजह है कि वहाँ पर जो रूट बनाया जा रहा है BRT का, जिसको कई साल हो गए लेकिन वो अब तक रूट मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को शहरी जो है वो अजियत में वो सड़क पर आते हैं और जो है अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि कई साल गुजर गए लेकिन जो है BRT का जो
रूट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से शहरियों को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए दीगर जो है वो इलाकों की, जिनमें अगर आयशा मंजिल है, गुलशन इकबाल है, राशिद मिनाज रोड है, शाहराह फैसल है, बलोच पुल है, जेल चौरंगी है, न्यू अहमद जिना रोड है, अहमद जिना रोड है, सोल्जर बाज़ार है। अमूमन ये वो सड़कें यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। जबकि लियाकताबाद से लेकर गुरु मंदिर जाने वाली जो सड़क है, जहाँ पर ट्रैफिक जो है सुबह के औकात में ज़्यादा जाम रहता है। लेकिन हमने कुछ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी देखा है, लेकिन ज़्यादातर जो है जिन इलाकों में ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं मौजूद होते उन पर जो है ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस अपना रोल तो अदा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में जो है वो खलल पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव जो है सुबह के औकात में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जी चलिए जी, अम्मार हमें ट्रैफिक की सूरत हाल से अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कराची और महराज भाई मौजूद थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगी कि भाई आप लोग जो ये इक़दाम करते हैं ना, ये आवाम के लिए भी करें, खाली बातों के लिए ना करें। आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो फिर डेफिनेटली वही होता है कि आवाम फिर बोलती है और आवाम को प्रॉब्लम होती है। वेलकम बैक। तो जनाब, आज आपको एक ऐसे टैलेंट से मिलवाते हैं जो टैलेंट जो है पाकिस्तान का फ़ख्र है, और अब ये इंटरनेशनल इवेंट पर जाने वाले, और डेफिनेटली जब ये इंटरनेशनल इवेंट पर जाएंगे तो हमारी दुआ यही है कि इंडिया के साथ इनकी फ़ाइट होगी और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और हम आपको मिलवाते हैं एक टैलेंटेड बॉक्सर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपने 200 से ज़्यादा फ़ाइट्स जीती हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 200 प्लस फाइट्स में खेल चुका हूँ। 200 प्लस फाइट्स? जी सही। और अनडिफिटेड हूँ। अनडिफिटेड है? सिर्फ 3 फाइटें मैं लॉस कर रहा हूँ। हाँ, वो भी बहुत उसकी वजह से। अच्छा सही। ये बताएं कि आपको ये शौक़ कैसे हुआ? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट किया, स्कूल से स्टार्ट किया, कौन सा बॉक्सर आपका फेवरेट था और घर वालों ने क्या कहा? मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पे एक रोड पे क्लब था, वहाँ पे रोड पे ट्रेनिंग होती थी। जो उस्ताद खावर थे, शायर उस्ताद खावर थे, हाँ। वो करवाते थे। उनके बेटे शायर अफरीदी सही। और इलाके के और भी लड़के थे वहाँ पे रोड पे ट्रेनिंग करते थे। हाँ। तो उनको देख देख के मेरे दिल में भी थोड़ा वो बढ़ गया। हाँ। कि यार मैंने भी क्या नाम है इनकी तरह ट्रेनिंग करनी है। सही। तो बस वहीं से मेरा शौक बढ़ता गया और इसी तरह ये आपके जो फेवरेट बॉक्सर हैं उनकी पिक्चर्स भी जो है वो चल रही है, आप देख सकते हैं। ये आपके फेवरेट बॉक्सर मोहम्मद अली, हाँ, इनकी भी पिक्चर्स चल रही है। अच्छा समीर, ये बताएं कि कैसे, मतलब इनको देख के आपको शौक हुआ कि ये जिस तरह फाइट करते हैं या ये जिस तरह से लड़ते हैं आपने वैसे ही जो है फॉलो करना है इनको? जी बिल्कुल। बस इनके बारे में बहुत सुना था कि यार मोहम्मद अली बॉक्सर के लिए है, वो इंटरनेशनल लेवल पर और उनका बड़ा नाम है। फिर मैंने उनको सर्च किया, सर्च किया, जब उनको देखा कि काफ़ी टेक्निकल बॉक्सिंग है और बहुत इनकी बॉक्सिंग में, ये जो बॉक्सिंग करते थे, इनकी बॉक्सिंग में आपको क्या ख़ास टेक्निक या क्या लगी? एक होता है ना कि हम किसी से भी जब इंस्पायर होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उसमें ढूंढ लेते हैं कि ये इसलिए हम इनसे जो है ना इनको पसंद करते हैं या ये इंस्पिरेशन है हमारी। इनके अंदर ये थे ना कि सामने वाला बॉक्सर इनको पकड़ नहीं पाता था इनकी फुटवर्किंग की वजह से। अच्छा, इनका फुटवर्क अच्छा था। ये सही। इतना डांस के हिसाब से खेलते थे और इतने वो थे ना कि इनको सामने वाला बॉक्सर उनकी ग्रिप में आता ही नहीं था, ग्रिप में नहीं आता था। तो अभी जब आप जब बॉक्सिंग करते हैं, आपके जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आपकी क्या टेक्निक होती है? वो तो ज़ाहिर है मैं आपसे आपकी जो सीक्रेट टेक्निक है वो तो नहीं पूछूंगी क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता लग जाएगा, लेकिन इन जनरल आप क्या जो है वो। अच्छा जनाब, ये समीर की फुटेजेस भी आप देख सकते हैं कि समीर ये इस वक्त आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मेरी बॉक्सिंग इवेंट थी, उसके अंदर क्या नाम है मैं जीता था, यूथ नेशनल चैंपियनशिप में था, तो ऑल पाकिस्तान में खेला था, उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था और 3 टाइम मैं ऑल पाकिस्तान खेला हूँ। 3 टाइम ऑल पाकिस्तान खेले, और ये यूथ नेशनल चैंपियनशिप है जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये समीर की जो है ना तस्वीरें हैं, बॉक्सिंग रिंग की तस्वीरें हैं, ये इनके सारे कुलीग्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, और जिस तरह से ये इंथुजियास्टिक हैं। और ये जो टैलेंट है ना हमारा, ये ऐसा टैलेंट है कि इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एंड ही इज़ गोइंग टू थाईलैंड आफ्टर 3 to 4 मंथ्स में। यस, मेरी थाईलैंड में फाइट आ रही है इंडिया के खिलाफ। ओके, इंडिया के खिलाफ है, तो उसके लिए मैं बहुत ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बस थोड़ी एक वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं मार खा जाता हूँ। एक क्या वजह है? स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं।
स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। तो समीर को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है और डेफिनेटली हमारे मुल्क में इतने पेट्रियाटिक लोग मौजूद हैं और टैलेंट को सपोर्ट करने वाले, बॉक्सिंग को सपोर्ट करने वाले इतने लोग मौजूद हैं जो कि डेफिनेटली समीर को स्पॉन्सर भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, एक बॉक्सर की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, मुझसे उसकी रूटीन कैसी होती है? क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी आपकी जितनी भी उसके अंदर आप बड़ा ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, क्या रूटीन होती है बॉक्सर की कि उससे सुबह उठना है, वॉक करनी है, ट्रेनिंग करनी है, क्या क्या करते हैं आप लोग? यही रूटीन है, सुबह उठ के सबसे पहले फजर की नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करना है अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपनी वॉक के लिए, ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं, मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए। फिर ट्रेनिंग के बाद फिर हम घर आते हैं, मम्मा नाश्ता अच्छे से बनाती है, तो मम्मा भी खुश होती है कि यार मेरा बेटा है ट्रेनिंग कर रहा है। तो फिर उसके बाद हम फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद फिर दोपहर में मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ साथ साथ। अच्छा, अपनी बॉक्सिंग के फील्ड के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जॉब करने के बाद पढ़ाई जी स्टडी भी कर रहा हूँ। पढ़ाई ये भी बताए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बॉक्सर बनना चाह रहे होंगे कहेंगे अच्छा ये तो समीर ने तो बताया नहीं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलो जी, मिल गया अयाशी का रास्ता। और सारे जो समीर जितने लोग हैं ना वो सब ये कहेंगे सिर्फ बॉक्सिंग ही करनी है। ये बताएं कि आप अपनी स्टडी जो है उसको भी साथ लेके चल रहे हैं? ये स्टडी तो बहुत लाजमी है, तो स्टडी के साथ साथ फिर मेरी बॉक्सिंग भी है, फिर मॉर्निंग ट्रेनिंग हो गई, फिर आफ्टरनून की ट्रेनिंग भी, जैसे मैं जॉब वगैरह कर ली उसके बाद फिर आके रेस्ट वर्क किया। और ये समीर के जो मेडल्स हैं ये भी आप देखें कि सारी ये गोल्ड मेडल हैं, इनके सर्टिफिकेट हैं और मतलब 200+ एमेच्योर फाइट्स आपने जीती है ना? जी है। तो ये एक एहसास है पाकिस्तान के लिए, मतलब ये यूथ नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने जीती है और ये मतलब ये इसको कहते हैं यू नो क्रेजी पीपल, जो कि अपने पैशन में, अपने काम में इतने क्रेजी होते हैं कि बस उनको अगर वो किसी काम के पीछे पड़ जाएं तो वो काम करते हैं और कामयाबी जो है वो उनसे दूर नहीं जा सकती। अच्छा समीर, ये बताएं क्या ड्रीम क्या है, क्या कहाँ तक जाना है? बस मेरा वर्ल्ड लेवल पे खेलना है और मैं पाकिस्तान का फर्स्ट 5 स्टार बॉक्सर बनना चाहता हूँ। हाँ, कि मैं पाकिस्तान का फर्स्ट 5 स्टार बॉक्सर बनूं जिसमें मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। हाँ। और इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। जब पहली फाइट खेली थी कितना डर लग रहा था? डर नहीं, पहली फाइट में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खेला था। अच्छा, तो मैंने अपना ड्रीम पहले से सेट किया है कि मैंने वर्ल्ड लेवल पे खेलना है। अगर मैं अपनी पहली फाइट में अपने आप को डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो फिर किसके साथ थी पहली फाइट? पहली फाइट थी मेरी लियारी में ही थी। आपको पता है लियारी के बॉक्सर, आप वहाँ पे बड़ा नाम चलता है ना लियारों का। जी। तो बस वहीं पर ही जाके उन्हीं की वहाँ पे मैंने फाइट खेली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पहली फाइट जीता था। सही। तो जब आप जाएंगे थाईलैंड इंशाल्लाह और इंडियन बॉक्सर के खिलाफ आप लड़ेंगे और रिंग में आप होंगे और यहाँ से हम आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे कि आप वो फाइट जीते, क्या थॉट होगा उस वक्त? बस यहाँ से पाकिस्तान का झंडा जब आपके पीछे हो और उसके बाद जब आप फाइट खेलें तो यही एहसास है मेरे लिए कि दिल में बस जज्बा हुब्बुल वतनी हो कि जी पाकिस्तान का झंडा ऊपर करना है। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब आप पैशनेट होते हैं ना, जब वो बात है ना, क्रिकेट भी अगर हम खेल रहे हो या क्रिकेट भी देख रहे हो तो उसमें ये होता है कि जो अपने मुल्क के लिए खेलता है ना वो ग्राउंड में खेलता हुआ नज़र आता है। तो कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी तो अल्लाह ताला के हाथ होती है। बट ये वो टैलेंट है जो पाकिस्तान का टैलेंट है और मैं जिस तरह से इनसे बात कर रही हूँ, जिस तरह से ये पैशनेट हैं, बाकी ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अभी आपकी जो आपकी वो बात अधूरी रह गई थी कि ट्रेनिंग करते फिर आप आते हैं, नाश्ता करते हैं और आपकी मम्मा जो है वो आपको बड़ा खुशी से नाश्ता वगैरह बना के देती है। उसके बाद क्या रूटीन होती है? फिर उसके बाद मेरी ईशा की नमाज, सारी नमाज है 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद फिर जब ईशा की एक अलग टाइमिंग है, हमारे कोच ने हमारे के एक अलग सेट किया हुआ है कि उसमें फिजिकल फिटनेस और पैडिंग वगैरह भरपूर और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे कोच हम पे ना। अच्छा। तो उन्होंने हमारी अलग क्लास भी एक रखी हुई है ईशा के बाद, फिर वो दोबारा से वो एक 2 घंटे की स्मॉल ट्रेनिंग का सिस्टम है। अच्छा। तो फिर वो क्लास भी लेनी होती है, फिर उसके बाद फिर रेस्ट होता है। सुबह ट्रेनिंग है और रात की ट्रेनिंग है। जी सही। तो अच्छा, और स्लीप आवर्स क्या होते हैं, कितने घंटे की नींद? 8 घंटे लाजमी है क्योंकि उसके साथ मेरे को पता है मैंने जॉब भी करनी है। हाँ। फिर मैंने कॉलेज भी अपना देखना है। ये क्या कर रहे हैं समीर? जॉब भी कर रहे हैं, बॉक्सिंग भी कर रहे हैं, मेडल्स भी ला रहे हैं, थाईलैंड भी जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ फाइट करने के लिए, फिर अपनी पॉकेट मनी भी जमा कर रहे हैं, माशाल्लाह नमाजें भी सारी पढ़ रहे हैं। मतलब आप तो रोल मॉडल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि ये कहते जी जिनको जो सिर्फ ये कहते जी हम तो पढ़ रहे थे और कोई टाइम ही नहीं मिला, हम तो खेल रहे थे तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिला। तो समीर आपके सामने मौजूद हैं जो खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपनी जो है वो कहना चाहिए रूटीन भी रहे हैं और नमाजें भी माशाल्लाह से पूरी पढ़ रहे हैं। ये बड़ी बेस्ट बात होती है क्योंकि मुझे लगता है जो अपनी नमाजें मैनेज कर लेता है ना उसका पूरा दिन मैनेज हो जाता है। क्योंकि ये रूटीन आप अगर नमाजों के अकॉर्डिंगली अपना रूटीन मेंटेन करें ना तो आपकी सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं। अच्छा समीर, ये बताएं कि कौन सा फाइटर ऐसा था जिसने रिंग में आपको
मतलब टफ टाइम दिया हो कि आपको लगा कि हारने लगा हूँ मैं बस? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ट्रेनिंग पे बड़ा फ़ख्र है और बहुत खुशी होती है कि मैं अपने हार्ड वर्क बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, तो मुझे अपने आप पे बहुत और जो फाइट हारे थे वो उस वक्त क्या हुआ था? वो फाइट असल में 19-20 में मुझे हरवाई थी, तो बस इस वजह से असल में आपको पता पाकिस्तान में बेईमानी भी बहुत हो जाती है। इनजस्टिस अगर किसी के साथ होता भी है ना तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखें, आप यहाँ मौजूद हैं, जो जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा जनाब, तो बात यही होती है, ये क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो बॉक्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस पैशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑल्दो खतरनाक भी तो है ना थोड़ा सा स्पोर्ट, ये बताएं। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पैशन क्या नाम है, बहुत कम लोग इसको चॉइस करते हैं क्योंकि इसमें बहुत इंजरीज़ हैं और बहुत सारे फिटनेस है, तो फिटनेस लेवल के लिए तो ये बहुत अच्छी है। हाँ। इसके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हाँ। और हार्ड वर्किंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत मेहनत लगेगी। अगर आना है तो पहले से एक माइंड सेट करके आएँ ताकि हमने कुछ ना कुछ बनना है, ये बहुत मुश्किल गेम है। सही है, बॉक्सिंग जो है वो टाइम पास नहीं है भाई, अगर आपने बॉक्सिंग करनी है तो आप कोई पैशन लेके आए, कोई मकसद लेकर आए। बहुत शुक्रिया, समीर हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की ये टैलेंट है जिनको सपोर्ट करना हमारा आपका सबका काम है। अच्छा जनाब, एक बर्थडे आ गई है विश करने के लिए, तो हैप्पी बर्थडे टू यू उमैजा। भाई वाह वाह, एक्ट्रेस की क्या बात करें बंदा। आजकल बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे फोटो शूट करा रहे हैं अपनी बर्थडे पे, बड़े जबरदस्त लगते हैं। एक दफा फिर से आपको बहुत सारी हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक। तो जनाब, आज दो अहम टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि रिश्तों का मिसमैच क्यों होता है, और रिश्ता होने के बाद जो न्यूली वेड कपल जो होता है जब वो अलग रहता है, या फिर जो बैचलर्स होते हैं उनकी क्या मुश्किलात होती हैं, और पड़ोसी आपकी ज़िंदगी में जो है वो कितना अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो आपके पड़ोसी हैं ये अगर अच्छे हों तो आपकी जो एक सराउंडिंग होती है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी ही आपकी मुखबरी करते हों और पड़ोसी ही जो है वो आपके साथ प्ले कर रहे हों, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आप तो बैचलर हैं और फिर आप ट्रस्ट भी अपने पड़ोस वालों पर ही कर सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ है मखदूम और हमारे साथ हैं बड़ी अच्छी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी सूफ़ी भाई। अच्छा, ये दोनों जब भी आते हैं ना तो बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होती है। सूफ़ी शाह हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी मखदूम से। मखदूम, जितना मैं आपको जानती हूँ कि आप यहाँ पर माशाल्लाह से एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, एंकर भी हैं, इसके अलावा बैचलर भी आप यहाँ पर हैं, तो ये बताएं कि क्या जो है वो बैचलर्स की मुश्किलात होती हैं, और आजकल जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो नहीं हुए हैं केसेस वो पता नहीं कितने हैं, लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले स्टार्ट इस बात से करते हैं कि आप अगर किसी पर ट्रस्ट करते हैं, मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, हाँ। जब आप किसी पर अंधा इत्मीनान या अंधा ट्रस्ट करते हैं तो कभी ना कभी वक्त आने पर वो आपको साबित करके दिखा देते हैं आप वाकई में अंधे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो उस पे, और वो बंदा आपको बता देगा आप वाकई में अंधे हैं, तो वाकई अंधे हैं आप ना। वो हमें अपनी चीज़ों से, अपने गुफ्तगू से, अपने जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं बिहेवियर से हमें शो कर देते आपने मुझे अंधा इत्मीनान किया ना, आपने मुझ पे, आप वाकई में अंधे थे। तो हमें अंधा नहीं बनना चाहिए, अंधा इत्मीनान नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप खुश हैं आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, अगर आप सक्सेसफुल हैं आप दूसरों को सक्सेसफुल बनने में मदद कर सकते हैं, आप चिल हैं, रिलैक्स हैं, आप दूसरों को रिलैक्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी अपनी चीज़ें खुद से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि बैचलर लाइफ में कहता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहली बात ये होती है कि अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि बैचलर लाइफ बड़ी ईजी होती है। तो एक पतरस बुखारी का हम होते थे, मैट्रिक में मैंने पढ़ा था, हॉस्टल में पढ़ना नहीं पढ़ना, उसका एक था। तो उससे बाद में फिर जब मैंने आके ये चीज़ें रियलाइज़ की तो पता लगा कि भाई जब आप बैचलर लाइफ मतलब गाँव से, घर से प्रॉपर उठ के आप आ रहे हैं जहाँ पर आप खुद पानी उठाकर भी नहीं पीते, अब आप आ गए हॉस्टल लाइफ में, बैचलर लाइफ में, वहाँ पे आपने खाना भी खुद बनाना है, कपड़े भी धोने हैं या फिर धुलवाने के लिए देने, वो सब चीज़ें हैं। तो इस बीच में क्या क्या केसेस आते हैं, थोड़ी सी अगर मैं शुरुआती गुफ्तगू ये करूँ, सबसे पहला तो ये है कि दोस्त ने दोस्त को कीज़ दे दी,
कि भाई ये मेरे रूम की चाबी है, ये मैं इधर जा रहा हूँ, या फिर इस तरह से या दोस्त ने आके बोल भी दिया कि भाई ये आपका रूम है यार, मुझे 2 दिन के लिए चाहिए था, तुम तो वैसे भी जा रहे हो, मुझे चाहिए था। अब यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है। दोस्त उसको वो ब्लाइंड ट्रस्ट उसने किया, दोस्त अब उसको ब्लाइंड साबित करने में लग गया। कभी कभार ऐसा होता है कि वो कोई बंदे को या बंदियों को अपने साथ लेकर आ गया, उसका मिसयूज किया। कभी कभी उसकी एक्स्ट्रा चाबी बनवा ली, जब बंदा वहाँ पर नहीं है तो उसके वो सामान चोरी होना, इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि कपड़े इस तरह से, मतलब काफी सारे ऐसे मेरे अच्छा मखदूम, यहाँ पर आप लोगों को ना ये भी बात मेंशन करें कि बैचलर्स, ठीक है बैचलर्स, हम उनको अभी बैचलर्स की जो जिक्र हो रहा है ना, जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो घरों में अकेले रह रहे होते हैं, ठीक है ना। उनके अगर उनकी शादियां नहीं हुई भी हैं तो वो डेफिनेटली फिर ट्रू बैचलर हुए। लेकिन अगर वो लोग जो अपने बीवी बच्चे छोड़ के, या जिनकी वाइफ भी कहीं और काम कर रही है, हस्बैंड भी कहीं और काम कर रहे हैं, और वो अलग अलग घरों में रह रहे हैं, तो वो भी इटसेल्फ वहाँ पर यही कहलाते हैं कि वो उस टाइम पर वहाँ बैचलर ही नहीं, अकेले रह रहे हैं। तो जो लोग बहुत हम देखते हैं ना कि अंडर प्रेशर चले जाते हैं, या जिनको कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है, उनके घर का एक्सेस किसी के पास होता है। अगर लड़का अकेला रह रहा है, उसकी शादी हुई है और उसकी बीवी बच्चे कहीं दूर हैं, उसकी वाइफ कहीं दूर है, तो किसी ने उसको हनी ट्रैप किया, किसी पड़ोसी ने, किसी पड़ोसी की बेटी ने, और अगर लड़की रह रही है तो किसी पड़ोसी के बेटे ने उसको हनी ट्रैप किया। अब जब हनी ट्रैप हो गया तो वो जो लड़का है, या वो जो हस्बैंड है, या वो जो वाइफ है, वो डरेगी ये बताने से कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। चलिए जी, वेलकम बैक। मखदूम हमारे साथ हैं, सूफी शाह हमारे साथ है, और हमें ज्वाइन किया है मिसेस अली ने भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। चलिए जी, अच्छा जिस तरह से मखदूम आप कंटिन्यू कर रहे थे, अपनी बात को कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं सूफी भाई से भी पूछती हूँ इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए घर वालों को, क्योंकि वो समझते हैं लड़की जो है वो अकेली रह रही है, इग्नोर कर रही है, जरा काबिल हो गई है। नहीं, असल में देखो ना, सबसे पहले आपने वाला जो क्वेश्चन किया कि अगर बंदा है वो घर से दूर रह रहा है, तो उसकी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो अगर घर से दूर भी हो, बट ये नहीं बोलोगे आपके पीछे भी बीवी बच्चे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आयद होती है, और आप उसको पूरा सा संभाल के उस चीज को रखें। इन केस इंसान है कभी बहक जाता है, चीज हो जाती है, तो फिर आप अगर ब्लैकमेल हो रहे हो तो ब्लैकमेलर की अपनी जो एक बड़ी चीज होती है ना, वो ब्लैकमेलिंग ही उसकी कमजोरी होती है। तो आप ब्लैकमेलर को उल्टा ब्लैकमेलिंग की तरफ लेकर आ जाएंगे, तो बजाय इसके कि आप डर के मारे शेयर नहीं कर रहे, बातों को कर रहे, मैं हमेशा बात बोलता हूँ, यू शुड हैव टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी ना, रियलिस्टिक वे में आप उसको अप्रोच करें। तो ब्लैकमेलर की क्या कमी मैंने बताई, क्या होती है, अपनी ब्लैकमेलिंग होती है। आप उसका वीक पॉइंट देके उस पर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, लेकिन वो जो लड़का है जो बेचारा फ्लैट में रह रहा है, जो ब्लैकमेल हो रहा है सर्टेन काइंड ऑफ लोगों से, वो तो ये सोचेगा ना मेरी बीवी तो यकीन नहीं करेगी मेरी बात इस बात पे अभी मैं आ रहा हूँ। वो तो सारी जिंदगी ब्लैकमेल होता रहेगा जब तक वहां रहता रहेगा। ये भी इस पर मैं आ रहा हूँ कि देखिए, इंसान है, गुनाह का घर है, खता का घर है। अगर एक इंसान अपनी अना को, अपने डर को, सब चीजों को काबू करके अपनी बीवी से, अपने फादर से, अब सिबलिंग में से किसी में से वो चीज डिस्कस कर रहा है, हमें हकीकत की बुनियाद पर क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि यार इस बात तक शेयर करने तक खुद से बंदा पीछे कितना लड़ा होगा, कितनी हिम्मत की होगी उसने, कितना चीज, हमें इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में सोचना चाहिए कि इस बंदे ने मुझसे बात शेयर की है ना, पीछे इसके अंदर भी एक जंग होगी जिसको जीतकर ये बात मुझ तक लेके आया है। अब मैं उसको पहला तो काम ये करूं कि पूरा जो भी उसका प्रॉब्लम है सही तरीके से जो भी पॉसिबल वेज एंड सॉल्यूशन है उसको रिजॉल्व करें। अब बात आती है उसको समझाने की, जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है देन आप उसको समझाएंगे कि आपकी ये गलती थी, आगे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। लेकिन हमारे पास क्या है कि डरे, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लोग शेयर नहीं कर रहे होते, शेयर कर भी रहे होते हैं तो हम उनको अपनी डांट से, अपनी चीज़ों से कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा सूफी भाई, पड़ोसी बैचलर्स की ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जब फैमिली के साथ आप रह रहे होते हैं तो आपकी फैमिली में से हर कोई हर वक्त घर में अवेलेबल होता है, लेकिन आप जब बैचलर होते हैं, और ख़ासकर ये सिस्टम जो है ना फ्लैट्स में बहुत कॉमन है कि हम किसी को आंटी समझ के, बहुत अच्छी आंटी समझ के, बहुत अच्छी फैमिली समझ के ट्रस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर यही पड़ोसी जो होते हैं, जिस तरह से केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो फिर ज़िंदगी में तहलका मचा देते हैं। उन्हें सब पता होता है कि आपके घर के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, कीज़ बनी हुई होती हैं। ये बंदा कैसे समझे कि कौन कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इंसान में और जानवर में एक ही चीज़ का फ़र्क रखा है, वो है अक्ल। हमें थोड़ा सा जो है वो अपने पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए और पहले जायजा लेना चाहिए चीज़ों का कि हमारे हक में बेहतर क्या है और गलत क्या है। क्योंकि आप जब तक गलत और सही में फ़र्क करना नहीं जानते तो आई थिंक यू आर नॉट द मुस्लिम। आप तब तक मुसलमान अपने आप को तो कह नहीं सकते, या इंसान आपको कह नहीं सकते। तो हमें सही और गलत में फ़र्क करना चाहिए। अक्सर ये होता है, हमारे जो गांव देहातों के लोग आते हैं, लाड़काना, सक्कर, पंजाब वाली साइड से आ गए, तो वो लोग होते हैं भोले, क्योंकि वो उन्होंने ये माहौल नहीं देखा होता। तो सबसे पहले उनके ऊपर जो इम्प्रेशन आता है वो आता है इन्वायरमेंट का।
एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट हाँ। वहां से जब यहाँ पर आए, क्योंकि वहां पर देखो गांव में इस तरह से कल्चर नहीं है कि आपने किसी लड़की से फ्रीली जाकर बात कर लिया, किसी आंटी से फ्रीली जाकर बात कर लिया। जब वो बच्चा यहाँ पर आता है, कोई आकर आंटी उनसे बात करती है तो वो उस भावनाओं में निकल जाता है और फिर उस पर जो एक ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, मेरी अम्मी भी मुझसे ऐसे ही पूछ लिया करती थी, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ, तो जो है ना ये जो इनकी बेटी है ये मेरी बहनों की तरह है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो सारा ट्रैप होता है, वो सारा ट्रैप हो रहा होता है। लोग जो होते हैं ना, हम बोले कि अल्लाह ताला ने जिनका जिक्र कुरान में भी किया कि मुनाफिक लोग हैं, जिनके चेहरे पर आपको एक चीज नजर आएगी वो कुछ और रखते हैं, तो फिर वो एक इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि कीज आपने किसी आंटी को दे दी, आंटी मैं घर से बाहर जा रहा हूं। किसी के घर में कोई इवेंट है, फर्ज करें किसी के घर में कोई मायूं है, कोई कुछ है, तो उन्होंने कहा जी हमने अपने सोफे रखने हैं, अपनी अलमारी रखनी है, तो फिर आप जब कीज देते हैं तो कीज बन भी जाती हैं, फिर वो रेगुलर आपसे तकाजा करते हैं। अच्छा, आप जब मना कर देते हैं तो वो कहते हैं जी आप बदअखलाक हैं, आप तो अच्छे पड़ोसी नहीं है, आपने तो कॉर्पोरेट, आप तो अकेले रहते हैं, आपको क्या जरूरत है, आप उनका सामान तो रख सकते थे। तो फिर ये वाली चीज आती है। देखें, जैसे अगर कोई भी आपने चाबी दे दी घर की अपनी, तो आपको कितनी श्योरिटी है कि उसमें आपका जो है वो यूज सही होगा, आपके फ्लैट का, आपके घर का, आपके फ्लैट का कितना यूज सही होगा, क्योंकि वहां पर अक्सर लोग इस तरह के होते हैं, स्मगलिंग की चीजें वगैरह भी वहां पर छुपाई जाती है, क्योंकि जब आकर कोई भी ऐसे उनके ऊपर रेड होता है ना, तो फिर जो बंदा घर का होता है उसको ही नहीं पता होता कि ये मेरे पास आई कहां से, क्या चीजें निकल रही हैं, और लोग मिसयूज करते हैं आपके घर का, आपको पता ही नहीं होता। आप बैचलर हैं, आप चले गए काम पे, पीछे से आपका घर जो है वो लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है, लोग रह के जा रहे हैं, बाद में आपको पता चलता है जी अच्छा जी आपके साथ तो ये हो गया। तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि अच्छे पड़ोसी तो नेमत से कम नहीं होते। मैक्सिमम हमारे यहाँ लोग अच्छे ही हैं, मैक्सिमम हमारे सबके पड़ोसी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो वो केसेस हैं जो रेयर केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस हैं, और बैचलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि उनका जो हमसाया होता है ना, अगर वो अच्छा है तो समझिए उनके साथ सब कुछ अच्छा है। मिसेज अली हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मिसमैच आपको अभी हमने देख के ना फौरन से मेरे जहन में ख्याल आया कि जितने भी इस तरह के जो इश्यूज हो रहे होते हैं ना, इसके ऊपर शादियां इसके पीछे बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। ये जो अभी मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ना कि मिसमैच रिश्ते, इनमें ये जो ट्रस्टवर्दी कपल्स होते हैं ना, ये भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। अगर एक रिश्ता ही मिसमैच है तो उसमें वाइफ अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट ही नहीं करेगी, अगर उसके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, या हस्बैंड अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि अच्छा ये किसी वजह से इस प्रॉब्लम में गए होंगे। तो ज़रा ये बताएं कि जो नामुनासिब रिश्ते होते हैं ना, जिसको मिसमैच कहते हैं, कि एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, PhD है, मास्टर्स है, लेकिन उसकी शादी कर दी है जी किसी ऐसे शॉपकीपर से, इसलिए कि उसके पास पैसा है लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं है, कितना इफेक्ट डालता है? ये तो जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप की एक बॉन्डिंग होती है। हाँ। वो तो समझे कि जब इनिशियल बेसिस पे ही मेंटेन नहीं होती तो आगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिफिकेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम एज ब्रैकेट की वजह से इश्यूज आते हैं। हाँ। कि लड़की जो है वो 25 ईयर्स की है और लड़का 35 ईयर्स का है, 15 से 20 साल का एज डिफरेंस आता है, जहाँ पे मेंटालिटी लेवल मैच नहीं होता और कंपैटिबिलिटी बिल्ड नहीं हो पाती। और क्वालिफिकेशन का लड़कों में तो चलो ये समझ में आता है कि कोई बंदा अगर मास्टर्स डिग्री रखता है और उसके साथ एक बैचलर्स या इंटर लड़की भी कंसीडर हो जाती है, तो वो लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हैं। जो आपने एज ब्रैकेट की बात की ना, यकीन करें हमारे यहाँ जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें सबसे ज्यादा ये पसंद किया जाता है कि लड़की जितनी छोटी हो उतना बेहतर है, और लड़का जितना बड़ा होना उतना अच्छा है। वो बड़ी बेस्ट कंपैटिबिलिटी है भाई। बेस्ट कंपैटिबिलिटी आपको किसी भी एज जो है ना ब्रैकेट में मिल सकती है। इशू ये है कि आपको खुद अच्छा होना पड़ता है। अब अगर आपने 25 साल की लड़की से शादी की है और आप खुद 40 इयर्स के हैं, तो आप सोचें कि ये जो कंपैटिबिलिटी है ये तब मेंटेन होगी तब वो लड़की भी आपको उसी तरह से ट्रीट करके दे। वरना तो आप ये कहते हैं भाई हम तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं भाई हम अपनी वाइफ को भी इसी तरह से ही लेते हैं कि हम उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं, अभी उनकी एज छोटी है, ये सारा कुछ है। ये 5-6 साल तक तो चलता है, लेकिन 5-6 साल बाद उस लड़की से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक मैच्योर खातून बने और वो उसी तरह से प्रॉपर ख्याल रखे। वो जब एक होता है ना कि एक अच्छा पीरियड चला जाता है तो फिर उनको रियलाइज होता है नहीं ये मेरी तो कंपैटिबिलिटी नहीं है, मेरी तो मैच्योरिटी में और इसकी मैच्योरिटी में बहुत फर्क है भाई। वो अपनी लाइफ को अलग एंगल से देख रही होती है और जो वो दूसरे जो साहब होते हैं वो अलग एंगल से देख रहे होते हैं। 10 साल बाद आप देखते हैं कि वो क्लैशेस आते हैं, दे गॉट डिवोर्स। ये क्या इश्यूज हैं? लड़कियां तो ये प्रेफर नहीं करती और ना ही लड़कियों की फैमिलीज प्रेफर करती हैं कि एज ब्रैकेट इतना ज्यादा हो। लेकिन अगर हम लड़के की या उनकी फैमिली की बात करें तो आप फिर बहुत ज्यादा एज डिफरेंस को ना ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ना सिर्फ लड़कियां, जब उनकी शादी होती तब तो उनको इस चीज की रिक्वायरमेंट, घर वाले कहते हैं ना पैसे वाला तो है तो क्या हो गया अगर 10-15 साल बड़ा है तो पैसे बहुत कम फैमिली वाले लड़की ऐसे कहते हैं। लेकिन लड़के की फैमिली ये जताती है कि हमारे भाई का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है। यही तुम अगर 5-6 साल के एज डिफरेंस को देखोगे तो लड़के का फाइनेंशियल स्टेबल ये नहीं होगी।
तो आप फिर किस चीज़ के ऊपर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, सिर्फ एज की वजह से, एज की फैक्टर को देखते हुए क्या आप जो है वो शादी नहीं करोगे, तो वो इस चीज़ के ऊपर दबाव डालते हैं कि अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रांग है तो बाकी सारी पॉइंट्स को निगलेक्ट कर दिया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए और इस पॉइंट के ऊपर अपना डिसीजन ले लें, जो एक बहुत अहम फैसला इसमें है। नियतों का ना बहुत अहम किरदार है। आप छोटी उम्र की लड़की से शादी करें, बड़ी उम्र की लड़की से शादी करें, अगर आप उस गलत से नहीं कर रहे तो फिर मेरे ख्याल में आपकी शादी ओवरऑल ठीक चल सकती है, फिर कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। मखदूम आप जरा बताएं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि हम जब भी एक चीज़ को ना एक मतलब रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो अक्सर मैंने एक सेंटेंस सुना था अपनी फैमिली में, किसी ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि ये लड़की इस लड़के को एक्सेप्ट करे या ये लड़का इस लड़की को एक्सेप्ट करे, तो सबसे पहले आपने दोनों के स्टैंडर्ड को एक लेवल पर लेकर आना है। सही। मतलब एक बच्चा है जो हमारे पास होता है, वो बच्चा फैमिली से बाहर किसी लड़की को पसंद क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी जितनी भी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, वो उसमें देख रहा होता है। अब उसको एज भी वही मिल रही है, मैच्योरिटी भी वही मिल रही है, जो मतलब जो उसको पसंद था ना वो उसको मिल रहा है। लड़की भी ऐसे ही करती है अपनी फैमिली। आप चाहते हो कि वो इस बंदे से या इस बंदी से शादी करे, लेकिन एक्चुअली वो किसी और को पसंद क्यों कर रही है? तो इस बात पे आके पेरेंट्स को सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो मतलब चीज करनी चाहिए या डिसीजन लेना चाहिए बच्चे से, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन द era ऑफ इक्वालिटी ना। बात वही ना कि आजकल डिसीजंस जो है ना वो करियर और पैसे से ही शुरू होते हैं। ठीक है, देखना जरूर चाहिए, लेकिन अगर यही इंपॉर्टेंट है तो फिर तो मेरे ख्याल में इसकी तो फिर पैसा देखकर आप रिश्ता कर रहे हो, ये नहीं देख रहे हो बंदा आगे इंसान भी है नहीं है, पैसे की उसमें वो पता नहीं उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई इतना पैसा देख के शादी करने, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना निकले, कोई दिमागी मर्ज ना हो, रिलेटेड मैं हमेशा एक ही सेंटेंस कहता हूँ, मैं बोलता हूँ हम कमाने के लिए 2 नंबर तरीके से पैसे कमाते हैं, पैसे देखकर वो करते हैं, तो भाई हम क्या सोच रहे हैं? ना मौत का फरिश्ता रिश्वत लेता है, ना कफन में जेब है। आपने भी इधर छोड़ के जाना है, मुझे भी इधर छोड़ के जाना है। तो दुनिया का जो मुख्तसर एक मतलब आपकी जिंदगी है, एक मुख्तसर सा सफर है, आप उसको थोड़ा सा इस वे में जिए कि आप खुद भी खुश हो, दूसरों को भी आप खुश रख सके। तो यही चीज होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पे, मिसमैचिंग पे? मिसमैचिंग पर जो इन्होंने मिसेस अली ने बात की कि लड़की वाले नहीं देखते, लड़के वाले ज्यादा एज डिफरेंस देखते, तो ये बात गलत है। क्योंकि जब एक लड़की का बाप होता है वो 25 साल 20 साल के लड़के से वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है जो उसको कमाने में या स्टेबल होने में 50 साल लगे। सही। अगर आप पैसा देखकर अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं तो ये फिर वही दौर वापस आता है कि जहाँ पर या फिर उन कल्चर्स में चली जाती है जहाँ पर आज भी रिश्ते जो है पैसे देकर दिए जाते हैं। आप पैसे ले लो और उनके बदले में अपनी बेटी थमा दी उनको, फिर आपका बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता। सही। तो आप देखो एक बच्चे है, क्योंकि एक कोटेशन भी आती है हमारे पास, तो कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सही। अगर आप 25 साल के लड़के से एक चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इतना स्टेबल हो जितना कि मैं हूँ, बीइंग अ फादर, तो जाहिर सी बात है वहां पर फिर उसकी एज निकल जाएगी। एज निकल जाएगी। बहुत आपने बहुत अच्छी बात की और ये बड़ी पॉजिटिव बात की है सूफी भाई ने। उसकी रीजन ये है कि भाई आपको यंग भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, ऑनेस्ट लड़का भी चाहिए और उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हों, लेकिन उसमें एक क्वालिटी नहीं होती है और वो होती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस। क्योंकि अभी तो वो जाहिर सी बात है जॉब करेगा, चीज़ें बनाएगा। अब क्या होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है तो फिर आप लोग या आम आवाम जो लोग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई नहीं, हमें तो पैसे वाले से करनी है। तो पैसा जो होता है ना, वो कहते हैं कि जब आप नसीब का भी होता है और पैसा जो है फिर वो आते आते स्ट्रगल से आता है। तो लोगों के पास 2 ही चॉइसेस होती हैं कि या वो बड़ी उम्र के जो है ना किसी मर्द से शादी कर ले जिसके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर वो अपनी सेम एज में या सेम करियर के मुताबिक यानी अपने सेम जो है ना तबके के अंदर ही करें और फिर वो वेट करें कि भाई वो भी बड़े होते जाएंगे तो उनका पैसा भी ग्रो अप होता जाएगा, उनकी ज़िंदगी भी आगे चलती जाएगी। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप जो है फाइनेंशियल स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या सिर्फ पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। क्योंकि पैसे तो आ जाते हैं लेकिन लाइफ की जो खुशियाँ होती हैं ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और इसका फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना होता है। बहुत शुक्रिया सूफी भाई हमारे साथ मौजूद, मखदूम हमारे साथ मौजूद और मिसेज अली आपसे तो ज़रा बात करनी है अभी शो के बाद। तीनों आए हमारे शो पे, इन तीनों का बेहद शुक्रिया। तो रिश्ते करें, बहुत देखभाल करके करें, लेकिन जो आपकी चॉइस है आप उसी के मुताबिक करें क्योंकि नसीब जो है वो अल्लाह ताला ही बनाते हैं, रिश्ते नियतों पे ही चलते हैं। आज के शो से फिलहाल इतना ही, कल फिर आएंगे टॉप स्टोरीज लेकर और मजीद करेंगे ढेर सारी बातें। आपने बहुत ख्याल रख रहे हैं अपना और आज के शो का फीडबैक हमारी सोशल साइट पर देना मत भूलें। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।